हेलो फ्रेंड, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका मोस्ट वेलकम है। तो जो हम लोग का लुसेंट प्लस क्लॉन प्लस एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए, और एक दो दिन से वीडियो जो नहीं मिली थी, मेरी थोड़ी तबीयत नासाज थी, लेकिन अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, तो अब वीडियो आप लोग कंटिन्यू मिलेगा। इससे पहले का जो आप लोग सिंधु सभ्यता का वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और देखने के बाद उसका एमसीक्यू भी मैंने डाला है। उसके बाद आप टेस्ट दीजिए जाकर और बताइए कितना सही है और कितना गलत है। और मैं आज का जो टॉपिक है वैदिक सभ्यता, उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें लुसेंट और ज़्यादा एनसीईआरटी का है, और अपना पैकेज को इंक्लूड कर पीडीएफ में बनाया हूँ मैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। क्या है? वैदिक सभ्यता। देखिए, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। अगर बोल दे कि आर्य सभ्यता तो घबराइएगा नहीं, वैदिक सभ्यता को ही आर्य सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है देखते हैं। वैदिक सभ्यता के लोग आर्य जाति के थे। कौन से जाति के थे? वैदिक सभ्यता के लोग तो आर्य जाति के थे, वैदिक सभ्यता के लोग। इसी कारण से आर्य सभ्यता कहते हैं। अच्छा, समझ लीजिएगा, आर्य जाति के थे वैदिक सभ्यता के लोग, इसी कारण से आर्य सभ्यता कहते हैं। ये समझ में आ गया? अब समझिएगा, आर्य सभ्यता की जानकारी का एकमात्र स्रोत जो है चारों वेद है। आर्य सभ्यता की जानकारी का एकमात्र जो स्रोत है वो चारों वेद है, ठीक है, चारों वेद है। इसी कारण से वैदिक सभ्यता कहते हैं। चारों वेदों के कारण से वैदिक सभ्यता कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत से तर्क इसमें मिले हैं। आर्य लोग जो भारत हैं, मध्य एशिया के बैक्ट्रिया नामक स्थान से हैं। ये कहा किसने है? ये मैक्स मूलर ने कहा है। मैक्स मूलर ने कहा है कि जो आर्य लोग हैं भारत मध्य एशिया से आए हैं, मध्य एशिया के बैक्ट्रिया नामक स्थान से आए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछता है, इसको मैं इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। कहाँ से आए हैं? तो मध्य एशिया के बैक्ट्रिया नामक स्थान से आए हैं। कौन? आर्य लोग। किसने कहा था? मैक्स मूलर ने कहा था। और भी जो जो अपना अपना मत दिए हैं, देखिए कौन कौन अपना मत दिए हैं। आर्य जो लोग हैं ना, भारत तिब्बत से आए थे। ये किसने कहा? तो दयानंद सरस्वती ने कहा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी हैं ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट और एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ आज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में उसको मैं इंक्लूड किया हूँ। आर्य लोग तिब्बत से आए हैं भारत, ये किसने कहा है? तो दयानंद सरस्वती ने कहा है। आर्य जो लोग हैं उत्तरी ध्रुव से आए हैं भारत। कहाँ से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ये किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्य लोग सत्य सैंधव प्रदेश से भारत में आए थे। किसने कहा? तो संपूर्णानंद ने कहा था। आर्य लोग जो लोग हैं दक्षिण रूस से आए हैं। कहाँ से आए हैं? दक्षिण रूस से आए हैं। किसने कहा? नेहरिंग ने कहा। ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को मैं इंक्लूड किया हूँ। आर्य लोग जर्मनी से भी भारत आए हैं। किसने कहा था? ये पेनका ने कहा है। पेनका ने कहा है कि आर्य लोग जर्मनी से भारत आए हैं। और हंगरी से आए हैं, ये किसने कहा? तो गाइल्स ने कहा था। याद रखिएगा, ये 3-4 जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आर्य लोग तिब्बत से आए, दयानंद सरस्वती ने कहा। आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। और आर्य लोग सैंधव प्रदेश से आए, संपूर्णानंद कहा, ठीक है। और जर्मनी से भी आए, पेनका ने कहा। ये याद रखिएगा। आर्य लोग की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्य लोग की जो भाषा थी वो कैसी थी? तो संस्कृत थी। देखिए, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को या आर्य सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता बोलिए या आर्य सभ्यता बोलिए, गड़बड़ाइएगा नहीं, याद रखिएगा। वैदिक सभ्यता हो या आर्य सभ्यता हो, दोनों इक्वल है। तो वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? एक पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वेदिक काल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। पूर्व वैदिक काल बोले तो ऋग्वेदिक काल भी समझ जाइएगा, ठीक है। तो 2 भागों में कौन कौन है? पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1500 बीसी से 1000 बीसी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं, पूछता ही पूछता है। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 से 600 बीसी है। फिर समझिएगा, 2 भागों में कौन कौन भागों में बांटा गया? पूर्व वैदिक काल को ऋग्वेदिक काल भी कहते हैं। तो पूर्व वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1500 से 1000 बीसी के बीच का है। और एक और जो है उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से 600 बीसी के बीच का है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल। अब पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल क्यों कहते हैं ये भी हम लोग जानेंगे। हम लोग क्या है ये पूर्व वैदिक काल, इसको हम लोग ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या है, तब 1500 बीसी से 1000 बीसी। ये क्वेश्चन पूछता है कि पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है, तो 1500 बीसी से 1000 बीसी। और उत्तर वैदिक काल का बोलेगा तो 1000 बीसी से 600 बीसी। ठीक है, पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस काल में ऋग्वेद, ऋग ग्रंथ नहीं ऋग्वेद, ठीक है, का संकलन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है ये। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में ऋग्वेद का संकलन हुआ था, इसलिए पूर्व वैदिक काल को ऋग्वेद काल कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं पूर्व वैदिक काल के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे। ठीक है, राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे। इसमें ज्वाइंट फैमिली था, चाहे पूर्व वैदिक काल हो या ऋग्वैदिक काल हो, ज्वाइंट फैमिली था। ठीक है, यानी दादा चाचा मामा फूफा बुआ पापा मम्मी सब एक साथ रहते थे, इसको ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। तो इसके राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे। इस काल में परिवार को कुल कहते थे। परिवार को ऋग्वैदिक काल में परिवार को क्या बोला जाता था, तो कुल बोला जाता था। कुल के जो प्रमुख हैं उसको कुलप बोलते थे, यानी कुल की जो परिवार के जो हेड होते थे, चाहे दादा या फादर जो भी होते थे हेड, उसको कुलप बोलते थे। ग्राम के प्रमुख को ग्रामनी कहते थे, ग्राम के प्रमुख को ग्रामनी कहते थे। अगर हम लोग के भाषा में बोला जाए तो मुखिया। ठीक है, लेकिन इसके समय बोलेंगे ग्राम के प्रमुख को ग्रामनी कहते थे। अब विश्व के प्रमुख को विस्पति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व के प्रमुख को विस्पति, और जन के प्रमुख को राजन, जन के प्रमुख को राजन। राजन अगर बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो राजा अभी के समय का, लेकिन अभी राजा का राजा शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई है अभी ऋग्वैदिक काल में, इन पूर्व वैदिक काल में राजा शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो जन को अब लोग क्या बोलेंगे, राजन कहेंगे। परिवार को क्या बोलेंगे, कुल कहेंगे। और कुल के प्रमुख को कुलाप कहेंगे। और ग्राम के प्रमुख को ग्रामनी कहेंगे। और विश्व के प्रमुख को विस्पति, और जन के प्रमुख को राजन। जितना बार रिकॉल कीजिएगा उतना अच्छा होगा। अब देखिए पहले मॉडर्न हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता था, अब एंशिएंट पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जो है एंशिएंट पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि एंशिएंट बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो एंशिएंट से ही क्वेश्चन अब धीरे धीरे पूछने लगा है। देखिए राजन बोला कि मैं बताया हूँ कि जो राजन था, जो अभी के समय के राजा थे, जन के प्रमुख को राजन कह देते हैं, जो आपके टाइम के राजा कहलाएं। ठीक है, तो राजन की सहायता के लिए दो संस्था थी। राजन के सहायता के लिए दो संस्था थी, एक था सभा और एक थी समिति। सभा जो है ना, आज का राज्यसभा, जो संसद में लोकसभा राज्यसभा होता है ना, तो सभा जो था आज के राज्यसभा से संबंधित था। इसमें श्रेष्ठ लोगों के लिए था, जो इंपॉर्टेंट लोग थे, श्रेष्ठ लोग थे, उसके लिए था। उसमें बैठक होती थी, श्रेष्ठ लोगों की बैठक होती थी सभा में। और समिति जो थी आज का लोकसभा था, वो इस समान लोगों के लिए था ये। ठीक है, याद रखिएगा, सभा जो था आज का राज्यसभा बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो, और श्रेष्ठ लोगों की बैठक होती थी। और समिति था जो आज के लोकसभा के जैसा था, यानी समान लोगों की बैठक होती थी। ठीक है, जन के प्रमुख को राजन कहते हैं। राजन अभी के समय का राजा हो गया। और राजन की कार्य की सहायता के लिए 3 अधिकारी होते थे। राजन जो था, अभी भी देख लीजिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उनके सहायता के लिए बहुत से लोग होते हैं। उसके बाद जब राजा लोग आता था, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, तो उस समय भी बहुत अकेले तो कोई काम नहीं करेगा, उसकी सहायता के लिए तो आदमी होते ही थे। तो राजन की सहायता के लिए कि उस समय ऋग्वैदिक काल में राजन की सहायता के लिए भी 3 अधिकारी होते थे। कितने अधिकारी होते थे, 3 अधिकारी होते थे। कौन कौन होते थे, एक पुरोहित, एक सेनानी, एक ग्रामणी। ठीक है, पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी किसकी सहायता के लिए, तो राजा के सहायता के लिए होता था। यह रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक जीवन तो देख लिए, अब हम लोग देखेंगे सामाजिक जीवन। देखिए इस काल में संयुक्त प्रथा थी, जैसे मैंने बोला कि ज्वाइंट फैमिली था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल हो या ऋग्वैदिक काल जिसको बोलते हैं, उसमें ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम था। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। क्यों, क्योंकि इसमें सती प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए इससे पहले तो अभी के हिसाब से तो पहले ही कोई अच्छा सिस्टम था,
सती प्रथा नहीं था। सती प्रथा तो जान रहे हैं, जिसके हस्बैंड मर जाता था तो वाइफ को भी साथ में बगल की चिता में जलाया जाता था, चाहे वो खुशी से जलाया जाए। बहुत सी औरत तो जो थी खुशी से जल जाती थी कि मेरा पति नहीं है तो हम क्या करें रहकर। अब बहुत सी औरत जो थी जिनको सबका हक होता है जीने का, तब बहुत सी औरतों को मन नहीं रहता तो क्या करते थे लोग, गांव के लोग पकड़ कर और रस्सी से बांध कर चिता में जला देते थे। इसी सती प्रथा होता था, इसी को सती प्रथा बोलते थे। तो उस समय ऋग्वेदिक काल में सती प्रथा नहीं था, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाल विवाह नहीं था, जो अंडर एज में जो शादी होती थी बाल विवाह नहीं थी, तो स्थिति महिलाओं की अच्छी थी। हाँ, अंतर जाति विवाह था, यानी कि किसी भी जात में शादी कर सकते थे। अब विधवा विवाह था। विधवा विवाह यानी कि वाइफ मरने के बाद, वाइफ किसी हस्बैंड को डेथ करने के बाद वाइफ किसी और से भी शादी कर सकती थी, तो विधवा विवाह हो गया। नियोग विवाह, नियोग विवाह मैं पहले ही बता चुका हूँ, देवर और भाभी में शादी, यानी कि हस्बैंड डेथ करने के बाद हस्बैंड का जो भाई होता है उससे शादी को, उसको हम लोग बोलते हैं नियोग विवाह, यानी देवर भाभी में विवाह नियोग विवाह होता था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसी लड़कियां जो जीवन भर अविवाहित रहती थी, यानी जो औरतें शादी नहीं करती थी जीवन भर, उसको क्या बोलते थे, अमाजू कहते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है रेलवे में भी और एनटीपीसी में भी। वेद का अध्ययन करने वाली लड़कियों को क्या बोलते थे, जो वेद का अध्ययन करती थी उसको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। क्या बोला थे, ब्रह्मवादिनी कहा जाता। जो वेदों का अध्ययन करती थी उनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। इस समय 3 पढ़ी लिखी महिलाएं थी, मोस्ट, मैंने बहुत सी पढ़ी लिखी, जो मोस्ट 3 जो ज़्यादा प्रचलित थी वो थी लोपामुद्रा, सिक्ता और अपाला। ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि ऋग्वेदिक काल में 3 पढ़ी लिखी महिलाओं का जिक्र होता है। कौन कौन, लोपामुद्रा, सिक्ता और अपाला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे आर्थिक जीवन, ऋग्वेदिक काल का आर्थिक जीवन देखेंगे हम लोग। एक ग्रामीण सभ्यता थी, ये जो देखिए हड़प्पा सभ्यता हम लोग देख रहे हैं, नगरीय और शहरी सभ्यता थी। लेकिन पूर्व वैदिक काल हम लोग वैदिक सभ्यता में देख रहे हैं। वैदिक सभ्यता में जो पूर्व वैदिक काल है उसमें ग्रामीण सभ्यता थी, यानी गांव के जीवन था इसमें। इसमें हल को क्या बोलते हैं, ऋग्वेदिक काल का बात हो रहा है, आप जान ही रहे हैं। हल को लागल बोला जाता था, बकरी को अजा बोला जाता है। ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन, ये सब बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, दरोगा में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इंक्लूड किया हूं, ना तो मैं इंक्लूड नहीं करने वाला था। ठीक है, बकरी को अजा, कुआं को अवत, ठीक है, बादल को पर्जन्य, अब प्रतिभूमि को खील। ठीक है, प्रतिभूमि का मतलब जहाँ पर खेती उती नहीं होती, बकरी बुरी चराने के लिए थोड़ा मोड़ा घास होता था, उसको प्रतिभूमि बोल देते हैं, खेती वाला भूमि नहीं, उसको खील बोलते हैं। और धनी व्यक्ति को गोमत बुलाया जाता है। ठीक है, हल को लागल, बकरी को अजा, कुआं को अवत, बादल को पर्जन्य, प्रतिभूमि को खील और धनी व्यक्ति को गोमत, ये बोला गया है ऋग्वेदिक काल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इस काल में गाय महत्वपूर्ण और पवित्र जानवर माना जाता है। ऋग्वेदिक काल में गाय को पवित्र और महत्वपूर्ण जानवर माना गया है। ठीक है, अधन शब्द का यूज किया गया है गाय के लिए। ठीक है, अधन का मतलब है ना मारने योग्य पशु, यानी अगर इसमें कोई मारता था या घायल करता था तो उसको उस क्षेत्र से चाहे मृत्यु दंड दे दिया जाता था या फिर उस क्षेत्र से उसको बाहर निकाल दिया जाता था आदमी को। ठीक है, तो ये बहुत पवित्र जानवर माना गया है गाय को, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर माना गया है। गाय के लिए अधन शब्द का यूज किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दशराज युद्ध का उल्लेख है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। देखिए ऋग्वेद में 10 टोटल कितने मंडल हैं, 10 मंडल है। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। मैं टोटल बता चुका हूँ, हड़प्पा पढ़ाया हूँ था, हड़प्पा सभ्यता। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल है। 10 मंडल के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख है। यह जो युद्ध है पारुष्णी नदी, पारुष्णी को अभी रावी के नाम से जानते हैं, पारुष्णी नदी को अभी रावी के नाम जानते हैं। जो युद्ध हुआ था सुदास और 10 जनों के बीच युद्ध हुआ था। ये 10 राजाओं के या 10 जनों के बीच युद्ध हुआ था, सुदास, इसमें सुदास की विजय हुई थी, याद रखिएगा। किस नदी किनारे, पारुष्णी नदी किनारे, पारुष्णी के अभी रावी कहते हैं। कौन सा युद्ध, दशराज युद्ध। ऋग्वेद किस मंडल में है, तो 7वें मंडल में है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। धार्मिक जीवन के बारे में हम लोग जानेंगे ऋग्वेदिक काल में। तो ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रमुख जो देवता थे वो इंद्र थे। फिर समझिएगा, ऋग्वेदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र थे। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बीपीएससी दरोगा में पूछा जा चुका है, एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। ठीक है,
पुरंदर शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? तो इंद्र के लिए यूज किया जाता है। सबसे प्रमुख देवता कौन थे ऋग्वेदिक काल में? तो इंद्र थे। इंद्र को क्या नाम से जाना जाता है? पुरंदर शब्द के जाना जाता है। दूसरे प्रमुख देवता कौन थे? अग्नि। ठीक है, दूसरे प्रमुख देवता कौन थे? अग्नि थे। अग्नि को बीच बचाव का देवता भी कहा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और समझिएगा, अग्नि जो देवता थे उनकी पत्नी का नाम था स्वाहा। ठीक है, अभी भी देखिएगा जब हवन होगा तो हवन में जो अग्नि आग जलते रहता है तो उसमें कुछ जलाता है, बोला जाता है स्वाहा। तो स्वाहा जो है अग्नि, भगवान अग्नि जो हैं उनकी वाइफ का नाम स्वाहा है, याद रखिएगा, स्वाहा। तो ऋग्वेदिक काल में दूसरे प्रमुख देवता कौन हो गए? अग्नि। अग्नि को बीच बचाव का देवता कहा जाता है। बीच बचाव यानी कोई इंसान गलत किया यानी पाप किया, उसको फील हुआ तो वो जब हवन कराता था तो हवन का जो धुआं ऊपर जाता था, ठीक है, तो भगवान के पास जब धुआं जाता था तो उससे पता चलता था धुआं से कि कहीं ना कहीं गलत हुआ है, और उस धुएं से उसका जो भी कष्ट था, जो पाप था, वो खत्म किया जाता था। तो इसलिए इसको बीच बचाव का देवता भी कहा था, अग्नि को बोला जाता है। ठीक है, तीसरे प्रमुख देवता कौन है? वरुण। तीसरे प्रमुख देवता कौन है? वरुण। वरुण को जल का देवता, समुद्र का देवता, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन देवता और रात दिन का देवता, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। जल का देवता वरुण, समुद्र का देवता वरुण, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और दिन रात का देवता कौन? वरुण है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आकाश का देवता धव। ठीक है, पशुओं का देवता कौन है? पुष्ण। पुष्ण को पशुओं का देवता कहा जाता है। आंधी और तूफान का देवता मरुत, और सभी देवताओं की माता अदिति, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। सभी देवताओं की माता किन्हें बोला जाता था? अदिति को बोला जाता था, याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ऋग्वेदिक समाज जो है 4 वर्णों में विभक्त था। ऋग्वेदिक जो समाज है, ऋग्वेदिक काल है, वो 4 वर्णों में विभक्त था। इसका जो उल्लेख है ऋग्वेद के 10 मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, तो ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। तो 10वें मंडल में मिलता है ये 4 वर्णों का उल्लेख। कौन कौन वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, इनका जो विभाजन है व्यवसाय के आधार पर होता था। ऋग्वेदिक काल में वर्णों का विभाजन जो है व्यवसाय के आधार पर होता था। किस काल में? ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर, याद रखिएगा, जब उत्तर वैदिक काल पढ़ाएंगे इसके बाद, तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण का जो डिवीजन होता था जन्म के आधार पर, लेकिन ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण का विभाजन होता है व्यवसाय के आधार पर होता था। और किसमें बताया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण के बारे में बताया गया। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऋग्वेदिक पुरुष सूक्त है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, उसी में ये बताया गया, याद रखिएगा, मोस्ट है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबको मैं डिटेल से बता चुका हूँ प्रीवियस ईयर के वीडियो में, सॉरी प्रीवियस ईयर नहीं, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोग को, आप लोग देख सकते हैं पूरा डिटेल, वेद, वेदांग, उपनिषद, टोटल चीज़ डिटेल में बताया गया है। उसके बाद एमसीक्यू भी मैं लिया हूँ। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, एक और समझ जाइएगा, इसमें एक जोड़ता हूँ मैं, त्रयी। ठीक है, ये त्रयी शब्द जो किया जाता है 3 वेदों को जोड़ा कर बनाया। त्रयी कौन कौन है? ऋग्वेद, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, सामवेद, ठीक है, प्लस यजुर्वेद। ठीक है, त्रयी जो शब्द है यह है, ये त्रयी शब्द जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों को मिलाएंगे अगर हम इंक्लूड करेंगे तो त्रयी यूज किया गया। ये तीनों वेद के लिए त्रयी वर्ड यूज किया गया, त्र और ई, त्रयी वर्ड यूज किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, चारों को अगर मिलाएंगे तो संहिता बोलेंगे, लेकिन 3 को मिलाएंगे तो त्रयी बोलेंगे। कौन कौन 3 में आएगा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अब वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। महापुराणों की संख्या 18, वेदांग की संख्या 6, उपनिषद की संख्या 108 और महाकाव्य संख्या 2। चलिए देखते हैं अब हम लोग आगे। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आर्यों का जो समाज था पितृ प्रधान था, और जो हड़प्पा सभ्यता था मातृ प्रधान थे, मातृ सत्तात्मक थी, यानी माँ का वैल्यू ज़्यादा। देखिए वैल्यू इसमें भी होती है, लेकिन अगर किसी का पहचान किसी से हो तो माँ से अगर पहचान हो तो मातृ सत्तात्मक हो, और जिस समाज का पहचान पिता से हो उसको पितृ प्रधान बोला जाता है। अभी भी जो जनरली वर्तमान में पितृ प्रधान है, अगर कोई भी पूछता है पिताजी का नाम क्या है बाबू,
माँ का नाम नहीं पहले पूछता, कोई भी पूछता है पिताजी के नाम से ही इंसान को जाना जाता है, ठीक है। तो आर्य का जो आर्य समाज था वो पितृ प्रधान था, यानी पिता के नाम से ही जाना जाता है। इसमें प्रमुख पेय पदार्थ क्या, सोमरस था। क्या था, जो वनस्पति से बनता था, जो फल फ्रूट से बनता था, सोमरस, ठीक है। आर्य का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। दर्शन की संख्या 6 है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कपिल का सांख्य दर्शन, क्वेश्चन आएगा, सांख्य दर्शन किससे संबंधित है, तो कपिल से। सांख्य दर्शन किससे संबंधित है, तो कपिल से। इसमें क्या बोला गया है कि सृष्टि यानी दुनिया का जो जन्म हुआ प्राकृतिक से हुआ है। सृष्टि का जो जन्म हुआ प्राकृतिक से हुआ, किस दर्शन में बोला गया है, सांख्य दर्शन में बोला गया। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, तो कपिल हैं। क्या बोला गया दूसरे में, सांख्य दर्शन, ठीक है। सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, गौतम। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो गौतम है। इसमें बोला गया है कि तर्क के आधार पर न्याय मिलेगा, तर्क के आधार पर न्याय मिलेगा। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल, न्याय दर्शन के गौतम। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि, याद रखिएगा, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि। इसमें बोला गया योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, योग के द्वारा मोक्ष की जो प्राप्ति होगी योग के द्वारा होगी। इसमें किसमें बताया गया, योग दर्शन में। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि। देखिए रिपीट मैं ज़्यादा बार बार कर रहा हूँ कि याद कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैशेषिक दर्शन इसमें बोला गया है, वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कनाद है, महर्षि कनाद। वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक है महर्षि कनाद। इसमें बोला गया है छोटे छोटे कण से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, छोटे छोटे कण से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। और महर्षि कनाद को ही भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ये पूछा गया है 65वें बीपीएससी के पीटी में, बीपीएससी के जो दिए होंगे 65वें बीपीएससी, इसमें पूछा गया है कि परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया है, तो परमाणुवाद का जनक कनाद को बोला गया, महर्षि कनाद को, ठीक है। वैशेषिक दर्शन महर्षि कनाद से संबंधित है। ऐसे में बोला गया है कि पृथ्वी का जो निर्माण होगा वो छोटे छोटे कण से होगा। भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कनाद, ठीक है। पूर्वी सीमांसा के प्रवर्तक कौन है, जैमिनी। पूर्वी सीमांसा के प्रवर्तक कौन है, जैमिनी। इसमें पूर्व जन्म, इसमें जो पूर्व जन्म है कर्म के आधार पर मिलेगा, ठीक है। उत्तरी सीमांसा बदरायन। फिर समझिएगा, सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन कनाद, पूर्वी सीमांसा जैमिनी और उत्तरी सीमांसा बदरायन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट कर रहा हूं मैं। आर्य का जो व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय, वो पशुपालन था। क्या था, पशुपालन। दूसरा में कृषि, याद रखिएगा, अगर पहला पूछे तो पशुपालन, दूसरा कृषि। आर्य का जो व्यवसाय था। पूर्व वैदिक काल में, यानी पूर्व वैदिक काल बोलिए, ऋग वैदिक काल बोलिए, बोथ आर इक्वल। बलि नाम का टैक्स स्वेच्छता से दिया जाता था, ठीक है। याद रखिएगा, बलि क्वेश्चन आएगा। ऋग वैदिक काल में बलि क्या था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी के पीटी में। 63वीं या 62वीं पीछा बीपीएससी की पीटी में पूछा जा चुका है कि पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में बलि क्या था, तो बलि एक प्रकार का टैक्स है। क्या है, एक प्रकार का टैक्स है जो खुशी से आदमी देखते थे। ये उपज का 1/6 होता था, जो उपज, जितना भी उपज होता था उसका 1/6 जो है खुशी से राजन लोग को, जो राजा लोग था, राजन थे, उसको देते थे टैक्स। तो क्वेश्चन आएगा बलि क्या है, तो बलि एक प्रकार टैक्स है जो उपज का 1/6 होता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद नदी के बारे में जान लीजिए। पुराना नदी को अब किस नाम से जानते हैं हम लोग, कुब्र को अभी हम लोग जानते हैं कुर्रम, ठीक है। कुबा को काबुल के नाम से जानते हैं। बितस्ता को झेलम नदी के नाम से जानते हैं। अस्कनी को चिनाव नदी, पारुसनी को रावी नदी, शताद्री को सतलज नदी, बिपाशा को ब्यास नदी, सदनीरा को गंडक नदी, गोमत को गोमल नदी, सुवस्तु को स्वात नदी। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक दो था जो बार बार पूछा नहीं जाता था, ये सब पूछा जा चुका है, उसको मैं इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। बितस्ता झेलम, अस्कनी चिनाव, पारुसनी रावी, सतुद्री सतलज, बिपाशा व्यास, सदनीरा गंडक, गोमत गोमल, सुवस्तु स्वात। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखिए ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल तो पढ़ लिए, अब हम लोग जानेंगे उत्तर वैदिक काल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। उत्तर ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था, 1500 से 1000
BC, ये ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड था। अब हम लोग पढ़ें उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है, तो 1000 से 600 BC के बीच में उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है। ठीक है, देखिए इसी काल में राजा और राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई। ऋग्वैदिक काल में राजा नहीं बोला जाता, राजन बोला जाता था। क्या बोला जाता है, राजन। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजन ना बोलकर राजा शब्द की उत्पत्ति और राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई ही उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण जो व्यवस्था था जन्म के आधार पर होता था। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण का व्यवस्था था, वर्ण के जो डिवाइडेड होता था वो व्यवसाय के आधार पर होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था वो जन्म के आधार पर होता था कि कौन सा शूद्र जन्म में हुआ है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन सा ब्राह्मण वर्ण में जन्म हुआ, किस आधार पर होता था, जन्म के आधार पर। इसके बारे में उत्तर वैदिक काल के समाज के बारे में देखते हैं हम लोग, सामाजिक जीवन के बारे में देखते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल में। इस काल में भी संयुक्त परिवार की प्रथा थी, संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली, सब कोई मिलकर रहते थे। और पहले की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। इसमें क्यों अच्छी थी भाई, इसमें देख लिया जाए हम लोग। देखिए इसमें 3 पढ़ी लिखी महिलाओं का जिक्र है, उसमें भी 3 पढ़ी लिखी महिलाओं का जिक्र है ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में 3 पढ़ी लिखी महिलाओं का जिक्र है, मैत्रेय, गाग्रीय और गंधर्व संहिता। ये 3 महिलाएं थी जो बहुत ज़्यादा प्रचलित थी उत्तर वैदिक काल में पढ़ी लिखी में, मैत्रेय, गार्गी और गंधर्व संहिता, याद रखिएगा इसको। उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार का विवाह, आश्रम व्यवस्था, ठीक है, 16 श्रृंगार, सब उत्तर वैदिक काल में मिला है, याद रखिएगा इसको। 8 प्रकार का विवाह, ये पूछा जाता है BPSC या दरोगा में, UP PCS में पूछा जा चुका है, UP दरोगा में भी पूछा जा चुका। 8 प्रकार का विवाह उत्तर वैदिक काल में, आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो 8 प्रकार का विवाह थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ब्रह्म विवाह का मतलब है विधि के अनुसार मंडप में शादी, जो आजकल का जो शादी होता है मंडप में, पंडित जी जो आते हैं शादी करते हैं, उसको बोला जाता है ब्रह्म विवाह बोला जाता है। देव विवाह, पंडित जी को लड़की पसंद आने वाली शादी। देखिए पंडित जी को उस समय भगवान के बाद दर्जा दिया जाता, पंडित लोग को, ब्राह्मण लोग को भगवान के बाद दर्जा दिया जाता। उसमें होता था क्या, पंडित जी अगर शादी करने आए, शादी कराने, उसमें अगर किसी लड़की, पंडित जी को अगर कोई लड़की पसंद आ गई, ठीक है, तो अगर वो बोल देते थे कि हमको इनसे शादी करना था, किसी का मजाल नहीं था, किसी का पावर नहीं था कि रोक दिया जाए, क्योंकि पंडित जी को भगवान के बाद दर्जा दिया जाता, पंडित लोग को दिया जाता। ठीक है, तो देव विवाह, पंडित जी को लड़की पसंद आने वाली शादी। ठीक है, प्रजापात विवाह, बिना दहेज वाली शादी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब बहुत अच्छा है, आज भी इस तरह से लागू हो जाए तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। प्रजापात विवाह, बिना दहेज वाली शादी। असुर विवाह, कन्या को दहेज देने वाली शादी। अभी भी साउथ इसमें आदिवासी लोग में देखिएगा जाकर, तो कन्या लोग को दिया जाता, दहेज दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है। झारखंड की तरफ जाइएगा ना, आदिवासी लोग में बहुत से फ्रेंड हैं हमारे, बोलते हैं कि कन्या लोग को ही दहेज दिया जाता था। तो असुर विवाह का मतलब से कन्या लोग को दहेज देने वाली शादी, अभी लड़के लोग को दहेज दिया था ना, उस समय कन्या लोग को दहेज दिया था। आश्रम विवाह, इसमें 1 जोड़ा बैल और 1 जोड़ा गाय देकर शादी, यानी कि दहेज के रूप में 1 जोड़ा बैल और 1 जोड़ा गाय दे दिया जाता था और शादी हो जाता था, ये दहेज के रूप में मिलता था। गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह और स्वयंवर विवाह जिसको बोलते हैं, गंधर्व विवाह, जिसको हम लोग लव मैरिज बोलते हैं आज के टाइम में। राक्षस विवाह, 7वां विवाह जो राक्षस विवाह है। चेतन अवस्था में, यानी कि चेतन अवस्था इन द सेंस कि किडनैप कर लेना या किसी को बंदूक रख देना सर पर और शादी जबरदस्ती कर लेना, इसको चेतन अवस्था में बोलते हैं, यानी राक्षस विवाह इसको बोलते हैं। ठीक है, अब 50 विवाह का मतलब अचेतन व्यवस्था, यानी किसी लड़का या किसी लड़की को बेहोश कर कर मंडप में शादी कर लेना, उसको 50 विवाह यानी अचेतन अवस्था बोला था। राक्षस विवाह में चेतन अवस्था यानी बलपूर्वक, ठीक है, और 50 विवाह में अचेतन अवस्था में बेहोश हाल में शादी कर लेना, इसको बोला था। ये 8 तरह का विवाह है। घर से नहीं निकलने वाली महिला को अनिष्कर्णी बोला जाता था, अनिष्कर्णी बोला जाता था। घर में जो नहीं, घर से जो बाहर नहीं निकलती थी महिलाएं, घर में ही रहती थी, उसको अनिष्कर्णी बोला जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता बोला जाता है, और ऋग्वैदिक काल में हल को लागल बोला जाता है, याद रखिएगा, हल को लागल ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। और हम लोग देखेंगे आर्थिक जीवन। देखिए इससे सब जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आप फिर MCQ आएगा, इसका 50 क्वेश्चन का MCQ आएगा, तैयार हो चुका है, आप जाकर दीजिएगा। प्लीज़ इसको अच्छा से पढ़िएगा और शेयर करते रहिएगा, बताइएगा कि जो सीरीज चल रहा है कैसा चल रहा है, और जल्दी जल्दी अब वीडियो आएगा
और आप लोग हेल्प करते जाइए और सपोर्ट करते जाइए। आर्थिक जीवन में है लोहा और चावल का प्रमाण मिला है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता में लोहे की जानकारी नहीं थी। ये पिछले बार दरोगा में भी, सॉरी बिहार पुलिस या शायद किसी ने पूछा है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में लोहे की जानकारी नहीं थी, लेकिन वैदिक सभ्यता यानी उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी का प्रमाण मिला है। ठीक है, लोहा और चावल का मिला है। लोहा को कृष्ण अयस्क और चावल को तांडुल कहा गया है। लोहा को कृष्ण अयस्क कृष्ण भगवान जो काले थे इसलिए कृष्ण लोहा को कृष्ण अयस्क और चावल को तांडुल कहा गया है। मछुआरे को कैवर्त कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में मछुआरे को कैवर्त कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे उत्तर वैदिक काल धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन इस काल में महत्वपूर्ण देवता कौन थे? प्रजापति। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र, जिनको पुरंदर कहा गया है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण देवता कौन थे? प्रजापति कहते हैं, जो ब्रह्मा जी का पुराना नाम है। ब्रह्मा जो जी है ना, उनका पुराना नाम है प्रजापति, याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता कौन थे? प्रजापति। उसके बाद रुद्र का नाम आता है, यानी शिव का नाम आता है। भगवान जो लॉर्ड शिवा हैं उनका नाम आता है। उत्तर वैदिक काल में बलि जो टैक्स जो अनिवार्य कर दिया गया था। ऋग्वैदिक काल में जो बलि जो टैक्स था, बलि क्या है? तो टैक्स। ऋग्वैदिक काल में बलि जो टैक्स था वो स्वेच्छा से यानी अपने मन से दिया जाता था, खुशी 1/6 उपज का 1/6 जो होता था। ये पूछा ही बीपीएससी में। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आता है उस समय जो राजा लोग थे जबरदस्ती लेते थे। तो ऋग्वैदिक काल में स्वेच्छता से दिया जाता था बलि नामक टैक्स, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य कर दिया गया था, देना ही देना है आपको। ठीक है, ये क्या होता था? उपज का 1/6 होता था। ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है। बलि क्या था और ये किस तरह से, ये कितना था उपज का। अनुलोम विवाह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की महिला के साथ शादी हो, यानी उच्च जाति का पुरुष लड़का हो और निम्न जाति की लड़की हो, अगर दोनों का शादी होगा उसको अनुलोम विवाह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुलोम विवाह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI है, याद रखिएगा। अब प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की महिला यानी कि ऊंची जाति की लड़की और निम्न जाति का पुरुष का अगर शादी होगा उसको प्रतिलोम विवाह बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। महाकाव्य कितने हैं? तो महाकाव्य 2 हैं। ये मैं सब बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, पूरे डिटेल से। महाभारत के बारे में पूरे डिटेल से बताया हूँ, रामायण के बारे में पूरे डिटेल से बताया हूँ, सुंदरकांड, गंधर्वकांड सब। महाकाव्य कितने हैं? तो 2 हैं, एक महाभारत और रामायण। ठीक है। श्राद्ध जो होता है, जो कोई इंसान डेथ कर जाते हैं तो उनका श्राद्ध होता है। तो श्राद्ध की जो सबसे पहले प्रथा जो थी वो दत्तात्रेय ऋषि के जो बेटे निमि ने शुरू की है। श्राद्ध की जो प्रथा जो थी वो दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की है। यहीं से श्राद्ध का प्रचलन स्टार्ट हुआ है। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैक नोट कहते थे। क्या बोलते थे? ऋण देकर यानी पैसा देकर उसे शुद्ध जो लेते थे उसको क्या बोलते थे? बैक नोट यानी शुद्धखोर कहा जाता है। वैदिक सभ्यता में जो पैसा देकर उसका ब्याज वसूलते तो उसको क्या बोलते हैं? बैक नोट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको शुद्धखोर जिसको बोलते थे हम लोग। ठीक है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ है? उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कौसंबी नगर में, किस नगर में? कौसंबी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पूछा है इसलिए लास्ट में इंक्लूड किया हूं मैं। उत्तर वैदिक काल में पक्की ईंटों का सबसे पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ है? तो कौसंबी में किया गया है। ठीक है। तो प्लीज बताइएगा, कंप्लीट हो गया आपका वैदिक सभ्यता यानी आर्य सभ्यता कंप्लीट हो गया। बताइए कैसा लगा आप लोगों को, ये सीरीज कैसा लग रहा है। पूरी डिटेल से एक एक पॉइंट मैं बता दिया हूँ। और कल इसका आपको MCQ मिल जाएगा 50 क्वेश्चन का। इसको पहले डिटेल से पढ़िए, उसके बाद टेस्ट दीजिए। पहले टेस्ट देना बहादुरी नहीं है, पढ़कर टेस्ट देना बहादुरी है। प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा। और साइंस के वीडियो भी आप लोगों को 2-4 घंटा में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।